दिल्ली की गद्दी का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है और उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड काफ़ी अहम माना जा रहा है। इन सारी बातों को लेके समाजवादी पार्टी की ओर से लगातार कैंपेनिंग कर रहे दीपनारायण सिंह यादव, जो कि जरोठा के पूर्व विधायक भी है। दीपनारायण जी, किस सोच के साथ आप लोग आम जनता के बीच जा रहे हैं? देखिए, हम लोग वही बात बोल रहे हैं कि ये आम चुनाव है। देश की जनता के सवालों के समाधान का कहीं रास्ता तय हो सकता है तो इस आम चुनाव ही है उसका रास्ता है। मैं चाहता हूं कि इन 70-72 आज़ादी के बाद सालों के बाद जब भी चुनाव आया है तो मुद्दे बदले गए हैं, मुद्दे भटकाए गए हैं, जनता को सिर्फ आश्वासन मिला है, कोई तरक्की का रास्ता नहीं दिखाया गया है। हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान की राजनीति करने वाले लोग जो उम्मीदवार हैं कि हमें प्रधानमंत्री बनना है, हमारा सवाल ये है समाजवादियों का कि आप बनने के पहले ये तो बताइए कि गांव के लिए क्या करने वाले हैं। गांव में रहने वाले लोगों की पढ़ाई की व्यवस्था कैसे करेंगे आप पिछले 5 साल में आपने क्या इंतजाम उसके लिए किए हैं, और नहीं किए हैं तो इस पर आप शर्मिंदा हैं कि नहीं। आपके लिए तो 5 साल का कार्यकाल बन गया, लेकिन 5 साल में तो करोड़ों गरीबों मजदूरों के बेटों को पढ़ाई से दूर करके आपने जीवन भर के लिए मजदूर बना दिया। जिस पढ़े लिखे नौजवान की उम्र 35 साल थी, आपने रोजगार का प्रबंध नहीं किया, वो तो 40 साल निकल गया, अब तो जीवन में उसकी नौकरी नहीं लगनी है। तो आप जिन बातों को उपलब्धि बता रहे हैं उससे लोगों में बर्बादी आई है। नोटबंदी आप फायदे की बात बता रहे थे, नोटबंदी से गांव खाली हो गए, बुरी तरह से कर्ज में डूबे हैं लोग, छोटी छोटी बीमारी बड़ी बन गई। मैं चाहता हूं कि जो लोगों की परेशानी से जुड़े मुद्दे हैं उन पर चर्चा हो, उनकी बात तय हो, तब कोई आगे बनने की बात करे। पीएम मोदी को चाहने का आलम ये है कि आज इमरान जो कि पाकिस्तान पीएम है, वो कह रहे हैं कि दोबारा इनको बनना चाहिए, ये और आप कह रहे हैं कि उन्होंने कोई काम नहीं किया। देखिए, यही तो सच बात है कि दुश्मन कह रहे हैं, जिनको बेहद नफरत है हमसे, वो उनकी तारीफ कर रहे हैं। तो अब समझना चाहिए कि वो देश के साथ खड़े थे कि दुश्मन के साथ खड़े थे। अगर वो देश के साथ खड़े होते, देश की, हमने कहा ना कि चुनाव के पहले वो बोलते थे 1 सैनिक मारेगा तो हम 10 सैनिकों को मारेंगे बदले में, लेकिन जिस दिन मोदी साहब शपथ लेते हैं उस दिन नवाज शरीफ जी सामने बैठते हैं। अभी इमरान खान साहब के खिलाफ लड़ाई हो रही थी कि पाकिस्तान पर हमले हो रहे थे, कि पाकिस्तान हमारे यहाँ आतंकवादी घटनाएं करा रहा है, उस देर के प्रधानमंत्री सद्भावनाएं दे रहे हैं उनको। तो मैं कह सकता हूँ मैं कहता हूँ देश हमारी प्राथमिकता है, और देश पर कभी कोई बात आएगी तो देश की सेना इस काबिल है कि वो पाकिस्तान नहीं बल्कि कई देशों से एक साथ मिलकर लड़ सकती है, और हिंदुस्तान का एक एक बच्चा देश की खातिर कुर्बान हो जाएगा। आज मुद्दा देश को लेकर है कि देश में रहने वाले लोगों के फैसले क्या होंगे, देश के लोगों की तरक्की कैसे होगी, गाँव कैसे विकसित होंगे, गरीब कैसे विकसित करेंगे, कैसे ये सामाजिक ढांचा जिसमें नफरतें पीढ़ियों से भरी हैं उसको हम कैसे दूर करेंगे, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कैसे भाई भाई की तरह रहेंगे। जब इन सवालों पर बात होनी है तो एक छोटे से देश की लड़ाई की बात कहकर कहीं ना कहीं मैं सोचता हूँ भावनाओं से खेलने करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे कोई फायदा नहीं मिलने वाला। मैं चाहता हूँ, मुझे पाकिस्तान की हमदर्दी नहीं चाहिए, इस देश के लोगों को, देश के लोगों की भावनाएं बताओ, आप उनकी हमदर्दी के लिए क्या करने जा रहे हैं, ये जानना चाहता है देश। दीपक, गुजरात में कांग्रेस विधायक अल्पेश ठाकुर ने 2 पार्टी छोड़ दी है ठाकुर समाज के दबाव में, तो क्या लगता है कि कांग्रेस बैकफुट पे है? देखिए, कांग्रेस की अपनी, हमने कहा कई मौक़ों पर कि कांग्रेस की अपनी रणनीति ठीक नहीं है। अगर उनके राजनीतिक फैसले ठीक होते तो देश में गरीबी नहीं होती। अगर उनका कौशल उनका ध्यान गरीबों की तरफ होता तो गांव में गरीबी नहीं बढ़ी होती, देश में गरीबी नहीं बढ़ी होती। तो मैं कह सकता हूं कि उनकी नीतियां भी ठीक नहीं हैं। हम विकल्प के तौर पर जब कभी कांग्रेस के समर्थन की बात करते हैं तो देश के उन हालातों को देखते हैं कि ठीक है, हम समस्याओं से लड़ लेंगे, लेकिन देश को मिटाने की कोई साजिश करेगा, देश में नफरत फैलाकर लोगों की जानों पर खेलेगा कोई, तब हम मजबूर होकर कहते हैं कि हम कांग्रेस का भी साथ देंगे, क्योंकि हम देश में नफरत की राजनीति नहीं चाहते हैं। हम एक साथ मिलकर ही हिंदुस्तान को दुनिया का सरताज बना सकते। हिंदुस्तान में धर्म के नाम पर, जातियों के नाम पर लड़ाकर देश को बर्बादी के अलावा कोई रास्ता दूसरा नहीं हो सकता। अखिलेश यादव ने 17 के चुनाव में जो हार देखी, उसके बाद में उनको गठजोड़ करना पड़ा। आज स्थिति ये है कि पार्टी आज 35 सीटों पर चुनाव लड़ रही। ऐसे में कैसे पीएम तय करेंगे, कैसे आप अपने आम जनता के बीच में कैसे जा पाएंगे? देखिए, हमने कहा ना कि अखिलेश जी बहुत दूरदर्शी लीडर हैं। वो उम्र उनकी भले ही कम है, पर उनके फैसले देखो आप, उनके काम देखिए आप। अगर उत्तर प्रदेश में कामों को देखेंगे, सड़क ऐसी बनाई जो आज पूरे देश में उदाहरण बनी अपने आप के, 23 महीने में 302 किलोमीटर की सड़क, और ऐसी सड़क जिससे फाइटर प्लेन उतर रहे हों। बांध बनाने की योजना बनाई तो कम से कम समय में 2 साल में बांध कैसे बन जाए। मैंने कहा जो कोई भी मेट्रो का काम हो उतने कैसे जल्दी हो। सारे काम, लैपटॉप कैसे गाँव तक पहुँचे, 17 लाख लैपटॉप लोगों तक पहुँचाने का काम किया। तो मैं कह सकता हूँ जो उनकी विज़न है, राजनीति में हम चुनाव लड़ते रहें और सत्ता की भागीदारी से दूर खड़े रहें तो हम लोगों को भावनाएं बांट सकते, परेशानी गिरा सकते, समाधान नहीं कर सकते। इसलिए जब भी राजनीति का मौका हो, हमें कोशिश करना चाहिए कि सत्ता की भागीदारी मिले, जिससे लोगों के लिए फैसले ले सकें। हम बाहर खड़े होकर सिर्फ सद्भावनाएं बांट सकते हैं, लेकिन गरीबों के हक में फैसला तभी होगा जब सरकार के करीब हम होंगे,
इसलिए अखिलेश यादव की उस कौशल को हम दाद देते हैं कि उन्होंने एक रणनीति बनाई, बहन मायावती जी और अखिलेश जी के साथ हुए, और मैं कह सकता हूँ पूरे देश की सियासत, भले ही हम 35-36 सीटों पर लड़ रहे हैं, लेकिन पूरी देश की राजनीति अखिलेश यादव जी के आसपास घूम रही है। आने वाले समय में जब परिणाम आएगा तब अखिलेश यादव की रणनीति क्या थी ये लोगों को समझ में आएगी। चल रहे हैं अखिलेश जी के टाइम में स्थिति ये हो गई कि आज हमको अलायंस करना पड़ रहा है। मुलायम सिंह जी के टाइम में भी काम चला, लेकिन इस तरह से पार्टी की दुर्गति नहीं हुई थी। देखिए, अखिलेश जी ने जब से कमान संभाली है, जब अखिलेश जी के नेतृत्व में ही 2012 में सरकार हमने बनाई, अखिलेश जी के नेतृत्व में फिर हम लोग विधानसभा का चुनाव लड़े, भले ही हम सीटें कम पाए हो लेकिन वोट परसेंट हमें उतना ही मिला है। हमारा वोट नहीं घटा है, बहन मायावती जी का वोट नहीं घटा है। ठीक है, राजनीतिक गणित में झूठे आश्वासनों पर, झूठे वादों पर, अच्छे दिन के नारे देकर अगर कोई जीत गया है तो गलतफहमी भी नहीं रहे। इस देश के इतिहास में, राजनीति में कई बार जीते हारे हुई हैं। 84 में कांग्रेस 400 से ऊपर MP जीती थी, लेकिन याद करो वही 89 जब आया तो वही कांग्रेस की सरकार चली गई और जनता दल की सरकार बन गई थी। इस देश में कई बार ऐसा हुआ है। सत्ता के मद में बीजेपी के लोग ये ना भूल जाए कि हम बन गए, बहुमत बना लिया और हम टीवी पर चल रहे हैं, सब हमारे पक्ष में बोल रहे हैं, उद्योगपति साथ में खड़े हैं, साधन आपके पास हैं तो आप ही जीतेंगे। इस देश की गरीब जनता तय करती है। पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक और गरीब वर्ग के लोग जो गाँव में बसते हैं वो 85% हैं। बड़े लोग पैसों से मत कर सकते हैं बीजेपी की। जिस दिन वोट पड़ेगा उस दिन गठबंधन जीतेगा यूपी में। विधायक जी, बीजेपी गवर्नमेंट ऐसे काम कर रही है कि अभी 2-3 दिन पहले की बात है, गरोठा में एक घटना घटी, संज्ञान में होगी, आपके विधायक जी के ऊपर मुकदमा लिख दिया गया, और क्या चाहते हैं? देखिए, गुंडाई कर रहे हैं, आप देख रहे हैं बीजेपी के लोग किस तरह से कभी SP को मारते हैं, कभी थानेदार को मारते हैं, सबको अपमानित कर रहे हैं। इन्हें संविधान पर भरोसा ही नहीं है। सरकार में रह के चुनाव चल रहा है, चुनाव प्रक्रिया में कोई जांच के नाम पर अगर रोकता है तो उसको मारने लगते हैं। ये तो गुंडागर्दी का प्रतीक है। मैंने कहा कि कार्रवाई क्या होती, कार्रवाई तो करना मजबूरी है। एक FIR क्या है, आपने पुलिस को मारा, आपने तुरंत ऐसो को हटा दिया। एक बहादुर ऐसो जिसने कम से कम गुंडागर्दी रोकने की कोशिश की हो, उसको मारते भी हैं और आप हटा देते। आप कहते प्रशासन अच्छा है। इससे कमजोर प्रशासन दूसरा नहीं हो सकता कोई। जनता के बीच आप जा रहे हैं, MP की बात हो, UP की बात हो, कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है आपको? मैं कह सकता हूँ गरीबों में उत्साह है। दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक सब मिलकर, और सामान्य वर्ग के वो गरीब जो न्याय नहीं पा पाए, सारे वर्गों का साथ हमारे साथ है और हम भारी बहुमत से जीतेंगे। हमारे प्रत्याशी लाखों वोटों से जीतेंगे। सीटें यदि कम है तो क्या इस बार फिर से EVM को मुद्दा बनाएंगे? हमने कहा कि EVM मुद्दा नहीं है, EVM शंका की वजह है। कई परिणाम प्रभावित हुए हैं, कई जगह बातें ऐसी आई हैं जनता के बीच से निकलकर। अगर जिन देशों ने EVM बनाई वो देश अपने यहाँ चुनाव EVM से नहीं करा रहे हैं, वो आपसे भी ज़्यादा आगे तरक्की में खड़े हैं, तो आप जब देश की 99% पार्टियां खिलाफ हैं तो आप EVM के पीछे क्यों पड़े हैं? तब कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये शंका जाती है कि EVM कुछ गड़बड़ तो नहीं है, ये EVM के सहारे तो नहीं चैलेंज कर रहे हैं, क्योंकि अडवाणी जी का टिकट खा के अमित शाह लड़ रहे हैं। तो हमें कहीं कहीं मन में लोगों की शंका है कि जब इतना बड़ा चैलेंज करके ये बिल्कुल जिनने पार्टी बनाई उन्हें मिटाकर लड़ने को तैयार हैं, तो कहीं ना कहीं EVM पे सवाल उठते हैं। मुझे विश्वास है पर चुनाव आयोग न्याय करेगा, निष्पक्ष चुनाव होगा, और निष्पक्ष चुनाव होगा तो बीजेपी बाहर होगी सत्ता से। अगर आप जीते तो EVM ठीक है, अगर नहीं जीते तो खराब हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि सब जीते तो हम EVM अच्छी और उससे खराब है। मैं कहता हूँ जिस बात पर लोगों का विश्वास घटा है इस लोकतंत्र में, वो सबसे पहले उसी भावना को देखकर फैसला लेना चाहिए। तो जब नहीं कराइए EVM से चुनाव, अगर आपके मन में EVM के प्रति कोई शक वो नहीं है तो आपने EVM, जब सब पार्टियां मांग कर रही हैं तो जनता की भावनाओं को देखते हुए लोकतंत्र में आपको उनकी बात का ध्यान रखना चाहिए था। आपको EVM नहीं करानी चाहिए थी, लेकिन कराइए। हमने कहा कि वोट इतना पड़ेगा, EVM की बेईमानी भी फेल हो जाने आने वाली है। अच्छा, झांसी ललितपुर सीट से श्याम सुंदर जी मैदान में है, लेकिन पार्टी एकजुट दिखाई नहीं पड़ रही, कहाँ दिक्कत आ रही है? देखिए, थोड़े बहुत विवाद हर दल में होते हैं, लेकिन अब कोई विवाद नहीं है, सब लोग साथ में है, पूरी पार्टी साथ खड़ी है और मैं कह सकता हूँ पूरी मजबूती के साथ लड़ रहे हैं सुंदर सिंह जी, और काफ़ी अच्छा परिणाम आएगा। केवल सुंदर सिंह का सवाल नहीं है, बल्कि मैं कह सकता हूँ हमीरपुर, ये हमारी बगल की सीट, जालौन भोगनीपुर जो सीट है हमारी गरोठा, उस पर भी बसपा लड़ रही है, वहाँ भी भारी बहुमत से हाथी जीतेगा, यहाँ साइकिल जीतेगी। गठबंधन है, सब लोग साथ हैं और पार्टी पूरी साथ है, मजबूती से लड़ रहे हैं। रोजगार की आप बात करते हैं, ऐसे आप कितने लोग जानते हैं जो काबिल हैं और उनके पास रोजगार नहीं है? मैं कह सकता हूँ कि गांव भरे पड़े हैं, डिग्रियां ली लोग पढ़े हैं, अद्भुत क्षमताओं से प्रतिभाशाली लोग गांव में बैठे हैं पढ़े लिखे, लेकिन अवसर नहीं मिला, उद्योग नहीं लगे, कोई पॉलिसी नहीं बनी, वादे मिले हैं, काम जमीन पर नहीं हुआ है। और ये मौका था लोगों के सामने कि ये रखते तस्वीर कि हम यहाँ उद्योग लगाने जा रहे हैं, कोई पॉलिसी नहीं है, भावनाओं से खिलकर वोट चाहते हैं। ये कहीं ना कहीं साजिश है, लोकतंत्र को कमज़ोर करने की वजह है और गरीबों के साथ धोखा है।
तो दीपक ने बताया हमें कि बीजेपी जिन बातों पे अब तक काम करती आई है, बहुमत एक और बड़ा मुद्दा है कि बहुमत किस तरह से, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि सिर्फ बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो बहुमत के लिए चुनाव लड़ रही, बाकी पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही। दीपक, बात तो खैर सही है, 35 सीटों के लिए आप, 37 के लिए मायावती जी, 40 सीटों के लिए ममता बनर्जी, कैसे आप लोग केंद्र में आ पाए? मैंने कहा कि लोकतंत्र की स्थापना के पीछे राजतंत्र स्थापित करना नहीं था। लोकतंत्र सबकी भागीदारी का हिस्सा है। लोकतंत्र की परिभाषा ही है कि सबकी सलाह मशवरा करके कोई एक तंत्र पैदा बने देश में और वो उस व्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी संभाले। आप बहुमत के नाम पर तानाशाह बनना चाहते हैं, क्योंकि मैं देख रहा हूँ आज़ादी के बाद जब भी बहुमत आया है सरकार तानाशाह बनी है। अगर बहुमत, मैं तो देश की जनता से अपील करूँगा, गरीबों, पिछड़ों, गरीब गाँव में रहने वाले लोगों, कभी बहुमत मत बनने दो। ये बहुमत लोकतंत्र को राजतंत्र में बदल रहा है, बहुमत तानाशाह बना रहा है। जिस दिन मोदी जी बहुमत पा गए उस दिन ज़मीन पर नहीं देखेंगे, लेकिन कमज़ोर सरकार रहेगी तो कम से कम मजबूत फैसले गरीबों के लिए ले आए जा सकते हैं, दबाव बनाया जा सकता है। लेकिन इसलिए मैं अपील करूंगा बार बार कि गरीबों, तुम्हें इंसाफ नहीं मिलेगा। अगर बहुमत दे दिया तो फिर मोदी जी नहीं होंगे, मोदी जी देश के तानाशाह होंगे। और कमज़ोर सरकार बनाओ जो मजबूर होकर गरीबों, देश के रहने वाले लोगों के लिए मजबूत फैसले ले। मजबूत सरकार बनाकर गरीबों के साथ अत्याचार हो, जुल्म हो, गांव के लोगों के साथ धोखाधड़ी करें, उद्योगपतियों की जागीर में पैसा भेज दें, ये नई मिजाज बनाओ इनका। मैं तो बार बार अपील करूंगा कि देश के गरीबों, किसानों, मजदूरों, गांव में रहने वाले लोगों, इस बहुमत के घमंड को तोड़ दो। कमज़ोर सरकार बनाओ जो तुम्हारे लिए मजबूत फैसले ले, वरना बहुमत मिलने के बाद तुमसे बेईमानी कर उद्योगपतियों की जागीर में तुम्हारा पैसा डालेंगे। इसलिए अपने मिजाज को बदलो, कमज़ोर सरकार बनाओ, मजबूत फैसले लो अपने लिए। दीपक की बात जनता कितनी अप्रिशिएट करेगी, ये वक्त कुलदीप बोस, GMD न्यूज़, झांसी।